कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ऐसी कहानियों को स्किप करके या 2x पर सुनते हैं। एक बार इस तरह की कहानियों में डूबकर दिल से सुनकर देखिए, वादा करती हूँ सीधे आपकी रूह को छुएगी। एक बात, जो ऐसा करते हैं मेरी बात मानकर ज़रूर देखिएगा। फिर मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करिएगा मेरे साथ। सर में डर आपको तब तक नहीं लगता जब तक आप उसे जताए ना, और यही तकनीक गोलू ने अपनाई। सुबह 8 बजे उठकर नहाकर आईने के सामने खड़ी होकर जब उसने खुद को देखा तो उसका मन तुरंत किया कि कूट दे पकड़कर अपने पति परमेश्वर को, पर उनकी अच्छी किस्मत अभी वो यहाँ थे नहीं। अब अगला ख्याल उसे अपने माताश्री का आया, जिन्हें उठकर वो नीचे झांक कर गाना गाते हुए देख चुकी थी, जिसका रीज़न उसे अब समझ आया था। अब उनसे बचना तो पड़ेगा ही, तो उसने अच्छा दिमाग लगाया। फिलहाल अपने पति का सर खाने के विचार को साइड रख वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। कब आई माताश्री? सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कमर उमर तो नहीं दुख रही? बस के झटकों से वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच इधर उधर देख बोली। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई बेटा जी। हाँ, पर लगता है तुम्हें तकलीफ थी सुबह उठने में, इसलिए तो पति बिना खाए पिए चला गया। ताने के बदले ताना, गोलू का दिमाग हिला। एक गली क्रॉस कर सीता आंटी के यहाँ जाने में आपको क्या ही तकलीफ होगी? तकलीफ तो मुझे दी है आपने, अपने दामाद को यहाँ इनवाइट करके, ये पूरा घर लॉक करके, और तो और खाना तक नहीं बना कर गई थी आप। तो तुम बना लेती बेटा, पति हैं वो तुम्हारे। और वैसे ये बेटा निशान कैसा? आखिर वो मुद्दे पर आए जिसके लड्डू उनके मन में कब से फूट रहे थे। ज़्यादा लड्डू मत फोड़ो मन में माताश्री, ये कोई लव बाइट्स नहीं है, समझी आप। और ये जो मन में नाती नातिन के नाम सोच रही हैं ना, आप कैंसिल कर दो, क्योंकि जैसे आपके कर्म है ना, घंटा नहीं करूँगी मैं। बेशर्म हो गोलू तुम, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? मैं कहाँ कुछ सोच पाती हूँ, वो तो मुझे फिक्र हुई तो पूछ लिया। वो पल्लू मुँह में लगा कर निरूपा राय बन बोली। एक नंबर की नौटंकीबाज हो माताश्री, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, जानती हूँ क्या क्या सोचा होगा आपने। वो बाल झटक बोली। अब शक पकाहट तो छिपानी ही थी, तिरछी नज़रों से देखा तो असर भी कुछ कुछ हो रहा था। अच्छा, तो ये दाग पड़े कैसे? कल तक तो नहीं थे, वो भी कम ना थी तो दोबारा शुरू हुई। मच्छर ने काट लिया है। अच्छा, कल मच्छरों की बारात में गई थी जो इतने बड़े बड़े दाग पड़ गए? सवाल फिर हुआ। कुछ भी हुआ वो, पर इसमें आपके आदरणीय दामाद का कोई हाथ नहीं है। वो झल्लाई और ललिता जी मुस्कुराई। अच्छा, मैंने कब कहा कि मेरे दामाद का हाथ है? हाथ से ऐसे दाग थोड़ी ना बनाए जाते हैं। ललिता जी बोली तो गोलू ने उन्हें छोटी आंखों से घूरा। शर्म नहीं आती आपको लब गुरु बनते हुए, ऐसे बातें अपनी बेटी से करते हुए? नहीं आती शर्म? जिसकी तुझ जैसी निर्मोही औलाद हो वो ऐसा ना करे तो क्या करे? मैं ऑफिस जा रही हूँ। गोलू उनके बिना मुँह लगे आगे बढ़े। अच्छा सुन, दामादी चले गए हैं ऐसे ही कुछ खाए पिए बिना बेटा। मैं ऑफिस जा रही हूँ। गोलू उनके बिना मुँह लगे आगे बढ़े। अच्छा सुन, दामाद जी चले गए ऐसे ही कुछ खाए पिए बिना बेटा, एक फ़ोन कर लेना उन्हें। अच्छा हुआ चले गए, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होता उनके लिए। वो दरवाजे से निकलते हुए चिल्लाई तो पीछे ललिता जी खुलकर हंस पड़ी, नम आँखों के साथ। देख रहे हैं शर्मा जी आपकी लाडली को, इसे लगता है कि ये पति मोह से बच जाएगी। ये क्या जाने पति मोह किस कदर आत्मा में बस जाता है। वो सामने लगी हुई शर्मा जी की तस्वीर से बोली और फिर आंसू पोंछती अपनी डोली दोस्तों को ये बताने फ़ोन की तरफ बढ़ गई। अभी के लिए नोनू सदमे में और समीर मुँह बाए उसे देख रहा था। आगे क्या हुआ? नोनू तो बोली नहीं, समीर ने मुँह फाड़ा। लड़कों वाली कोई बात नहीं है तुम में ना, जितनी भी लड़कियों की गॉसिप, औरतों की लड़ाई, सब जानना है तुम्हें, है ना? अम्मा लगते हो मुझे तुम जब ऐसे सवाल करते हो, कसम से। मतलब हद है, सारे नमूने मुझे ही मिलने थे क्या? गोलू जो अभी तक उन निशानों की स्टोरी उन दोनों को सुना रही थी, अब समीर से बोल पड़ी, जो उससे नोनू से ज़्यादा सवाल कर रहा था। वैसे वो उन्हें भी नहीं बताती, पर क्या है ना, बचपन की आदत, उन नमूनों से कुछ नहीं छिपा पाती थी गोलू। ठीक है, मैं अम्मा ही सही, अब आगे तो बताओ हुआ क्या? पहले तुम चाय लेकर आओ, नोनू अब जाकर बोली तो वो चल गया। मैं नहीं जा रहा, पहले बात सुनूंगा मैं। पहले चाय, नोनू मुड़कर दांत किलस कर बोली। ठीक है, पर प्रॉमिस करो मेरे आने तक बात शुरू नहीं करोगी तुम लोग।
हाँ ठीक है, वो दोनों एक साथ बोली तो भागकर बाहर गया। वैसे गोलू कहाँ तक पहुँची वो? नोनू उसके जाते ही कुछ सोचकर बोली तो गोलू ने उसे घूरा। बताया ना अभी, उस आदमी के चक्कर में मेरी कमर, मेरा कंधा फ्रैक्चर होने की कंडीशन में पहुँच गया था। ऊपर से ये निशान, जानती हो पूरा ऑफिस मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, कहाँ तू कहाँ वो, ये तो होना ही था। शुक्र मना तेरी बात बहुत आगे नहीं बढ़ी, अगर बढ़ती तो क्या होता तेरा गोले? क्या होता? कहना क्या चाहती है तू? देख गोलू, बुरा मत मान, खाया पिया कर अब। नोनू बोली ही थी कि समीर ने फिर एंट्री ली। अरे कोई टेंशन ना है उसकी गोलू, तू कुछ मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे, ये पहली बार है ना, धीरे धीरे तू इम्यून हो जाएगी। वो गीता ज्ञान देकर बोला तो नोनू ने फिर पलटकर उसे घूरा। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, कितनों को इम्यून किया है तुमने? अरे नहीं किया तो क्या, लड़कों को इस मामले में जानकारी होती है। लड़का कितना भी बड़ा शेर हो, अपनी बीबी के आगे उसकी कोई औकात नहीं। धन्यवाद योगी बाबा, और कोई ज्ञान? गोलू हाथ जोड़कर बोली। कोई बात नहीं बालिके, वैसे गोले कैसा लगा था? अच्छा लगा था ना? वो फिर अम्मा बना तो गोलू फूलन देवी बन गई और उसके बाल पकड़ 2-3 बार उसका सर नचाया। तो थोड़ी देर के बाद नोनू और समीर दोनों वहाँ से गायब हुए, क्योंकि फिलहाल मैनेजर उनके इस शोर से वहाँ आकर खड़े हो गए थे। उसने उनके जाने के बाद गहरी सांस लेकर सर चेयर से टिकाया। वही खूबसूरत सी महक उसके अंदर से कहीं निकल कर आ गई उसके जहन में, जिसका असर वो आज सुबह से महसूस कर रही थी। आज सुबह उस तकिए, उस चादर और खुद के पूरे कपड़ों से आती हुई महक से एहसास ही कहाँ हुआ था उसे कि वो चले गए हैं। यूं ही तो समाये हुए थे उसमें और उसकी चीज़ों में। आईने में बसे हुए अपने प्रतिबिंब में साफ तो देखा था उसने, उनके होठ कहाँ से कहाँ घूमे होंगे। अच्छा तो नहीं जानती, पर बुरा भी कहाँ लगा था उसे। वो हक पूरे सम्मान से, रिश्ते से उसे छू रहे थे, वरना उसे याद था शादी से पहले उन्होंने कभी वो पहल भी नहीं की थी। और फिर दिया तो उन्हें कल भी इसने कुछ ना था, फिर भी वो उसके पास आए थे और बोले थे नाराज है मुझसे। उफ, गोलू का दिमाग फट रहा था अभी कि उसका फ़ोन बजा। उसने वैसे ही आंखें बंद कर फ़ोन उठाया। हेलो, उसने धीमे से कहा। हेलो, वही गहरी आवाज़ आई तो गोलू की आंखें एकदम खुल गई। कहिए, वो फिर बीबी अवतार में आई। नाराज हैं क्या? वही शोक सी आवाज़ गूंजी। आपने खुश करने वाला कोई काम किया है मुझे, मतलब चाहे जान जाए चाहे प्राण जाए। टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह, चाहे पति कितना भी प्यारा हो, लेकिन उस पर दादागिरी दिखाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने क्या किया? वो धीरे से बोले। मुझे डायबिटीज हो जाएगी यार, हद है, इतना बड़ा कांड करके कोई इतना स्वीट कैसे बन सकता है? आपको पता है क्या किया है आपने? आप तो चले गए सुबह सुबह, और मैं तब से लेकर अब तक जितने लोग मिले हैं सबको जवाब देती फिर रही हूँ। क्यों? वो फिर गहराई से बोले तो गोलू एकदम फूलन देवी अवतार में आ गई। फ़ोन रखिए आप तुरंत, और आगे 10 साल तक के लिए मेरा नंबर भूल जाना बिल्कुल, बोल उसने फ़ोन काटा और फिर गहरी सांस लेकर डाटा फीडिंग में लग गई। और उधर से वो हल्का सा मुस्कुरा उठे। सामने टेबल पर रखी हुई वो तस्वीर, जिसमें वो उसकी मांग भरते हुए दिखाई दे रहे थे, उसमें बसी हुई उसकी वो सूरत उन्होंने चमकती हुई आंखों से देखी। तलब बढ़ी थी उनकी, सब्र कहीं छूट रहा था, दिल बेचैन सा था कि आज वो कैसे मिले उससे। मोहब्बत का ये इंतज़ार तड़प दे रहा था उन्हें, पर फिर भी लब मुस्कुरा उठे थे उनके। सब्जी लेकर उसने स्कूटी पर पटकी, फिर साइड मिरर पर नज़र डाली तो वहीं पर रुक गई। मिरर में उसकी नज़र सामने एक बड़े से पूरे कांच के बने मॉल से निकलते हुए उसके पति परमेश्वर पर गई। नेवी ब्लू कोट, अंदर वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, आंखों पर गॉगल सेट किए वो नज़रों का मरकज बने हुए थे। आसपास लगे उनके काली वर्दीधारी सेवक और उनके साथ कुछ दूरी पर खड़ी हुई ब्लैक स्किन टाइट ड्रेस पहने हुए एक मॉडल सी लड़की। दिखने में बेहद कमाल की थी वो। ये दूध की फैक्ट्री से निकली हुई कन्या कौन है गोले? उसके चंगू मंगू दोस्त, जो अभी अभी मुंह में मूंगफली ठूसे हुए उसके दोनों तरफ आकर खड़े हो चुके थे। और फिर गोलू को सुलगती हुई नज़र उस लड़की की टांगों पर देखी तो आग लगाना तो बनता है। देख गोलू, आंखों से लाइन मार रही है, समीर अम्माओं की तरह बोला। तुझे कैसे पता तुम सलमान खान हो क्या? वो सामने ही देखते हुए बोली। मुझे पता है, मैं लड़का हूँ ना। जब लड़की अदा से बाल कान के पीछे कर मुस्कुराए तो समझ लो दाल में कुछ काला है।
ज़्यादा बकवास ना करो, हो सकता है उनके साथ काम करती हो या फिर मिलने वाली हो कोई। नोनू बात को आगे बढ़ा बोली तो गोलू ने अनजाने में ही सर हाँ में हिला दिया। उसके ऐसा करते ही वो दोनों समझ गए कि गोलू के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब बारी उसे और हवा देने की थी। तो काम तो हम दोनों भी साथ में करते हैं, तो हम दोनों को भी तो प्यार हुआ है ना, समीर अदा से बोला। तो गोलू ने झटके से उसकी तरफ मुड़कर खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। अभी के अभी ये सब्जी उठाओ और घर जाओ, गोलू दांत पीस कर बोली। क्यों, तुम नहीं चल रही हो? नहीं, मुझे कुछ काम है अभी। क्या काम है? कहीं तुम जीजू और इस लंबी टांगों की जासूसी तो नहीं करने वाली? नोनू मन की शरारत छिपा भोलेपन से बोली। पहले तो तुम ये जीजू जीजू कहना बंद करो, और दूसरी बात ये कि वो किसी के साथ भी घूमे, हैंग आउट करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही, तुम दोनों मेरा दिमाग खा रहे हो। मुझे कुछ काम है, तो अभी के अभी ये सब्जी उठाओ और घर जाओ। वो लगभग गला फाड़ कर बोली तो नोनू और समीर जल्दी से स्कूटी पर बैठ वहाँ से गायब हुए। इनकी तो मैं, गोलू ने मुट्ठियाँ कसी। अभी अभी उसके चंगू मंगू की लगाई आग उसके दिमाग को फेल कर चुकी थी, इसलिए अभी तो उसे सिर्फ टिपिकल बीबियों की तरह वो लड़की अपने पति से चिपकी हुई नजर आ रही थी। वो बिजली की गति से आगे बढ़ी और सीधा उसके काली वर्दीधारी सेवकों के बीच से निकली। जिस पर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें पलटकर खतरनाक नज़रों से देखा। फिर उसे पहचान वो तुरंत पीछे हुए। वो सीधा उनके पास बिल्कुल उनके करीब जाकर खड़ी हुई, और वो जो अभी किसी गहन बात को बड़े अच्छे से उस लड़की को समझा रहे थे। गोलू की मौजूदगी महसूस कर खामोश हुए। पलट कर एक अदा से उन्होंने उसे तुरंत देखा। इत्तफाक से नीली कुर्ती जिस पर वाइट हाई नेक, उसके ऊपर जींस की जैकेट, नीचे जींस और हाई पोनी टेल जिसमें बिखरा हुआ सिंदूर। खैर वो तो गोलू की अदा थी, बिखरी बिखरी सी रंगत जो उन्हें खुमारी दे जाती थी। आप देखना बंद करेंगे अभी के लिए? गोलू उनकी वो बोलती नजरें खुद पर महसूस कर आखिर उनकी तरफ मुड़कर धीरे से बोल ही पड़ी। मतलब हद है, देखो ऐसे कि सामने वाला चाहे कितना भी बोलना चाहे उसकी आवाज़ ही ना निकले। आप यहाँ, उन्होंने देखना तो छोड़ा नहीं, ऊपर से आंखों से गॉगल्स उतार उसके मुंह पर आई लट को कान के पीछे कर गोलू के गालों पर उंगली चलाकर प्यार से बोले। गोलू खामोश हुई, नजरें उनके वजूद पर टिक गई। वो कामदेव सा रूप लिए इस कदर उसके होने का भरोसा दे रहे थे अभी उसे कि अब शक की गुंजाइश ही कहाँ थी। जिस जवाब या फिर जलन से भर वो यहाँ आकर खड़ी हुई थी, वो सवाल उनके लिए कहाँ था। वो सामने हीरोइन सी खड़ी लड़की से तवज्जो हटा सीधा खुद पर इस कदर बिना बोले बिना कहे उसे मिली थी कि अब सवाल कहाँ है? कहीं भी तो नहीं। नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो बस। गोलू ना जाने क्यों नजरें झुकाकर उनका हाथ गाल से हटाकर बोली। वो जैसे छू रहे थे उसे, सामने वाले की तो छोड़ो, उसे खुद ना जाने कैसे एहसासों की फीलिंग आ रही थी। उसने गाल से हाथ हटाया ही था कि उन्होंने हौले से उसकी कमर में हाथ डाल खुद सटाकर उसे दूसरा झटका दिया। उसने उन्हें मुड़कर देखा पर वो सामने देख रहे थे अभी। मिस काव्या, मीट माई वाइफ मिसेज अलकनंदा विक्रमादित्य रंधावा। ओह, सी इज योर वाइफ, नाइस टू मीट यू मिसेज रंधावा। वो बेहद स्टाइल से मुस्कुराकर बोली। गोलू ने ध्यान दिया, ना ज़्यादा दांत दिखे ना ज़्यादा होठ फैले। मतलब इन बड़े लोगों को हंसने तक की ट्रेनिंग दी जाती है शायद, वरना अगर वो लोग उसे और उसके दोस्तों को हंसते हुए देखें तो पक्का बेहोश हो जाएंगे। धूल उड़ती है कपड़ों से जब वो हंसते हैं। हेलो, वो धीरे से बोली। आ बैल मुझे मार वाली कहावत आज उसे खुद पर सही लग रही थी। मतलब गुस्से में उसका दिमाग घास खाने चला जाता है, ऊपर से उसके चंगू मंगू दोस्त उसे और हवा देते हैं। फंस गई ना वो इस ऑक्टोबस शिकंजे में। वो अपनी कमर पर उनके भारी से हाथ को महसूस कर बोली। ज़्यादा फील तो नहीं हो रहा? वो उसे अपने ही ख्यालों में गुम देखकर धीरे से बोले। क्या? वो लठमारी स्टाइल में बोली। आपकी कमर पर मेरा हाथ। वो वैसे ही बोले। हाथ देखा है अपना? वो घूरती नज़रों से उन्हें देखकर बोली। फिर सामने खड़ी उस अप्सरा रूपी लड़की का ध्यान खुद पर समझ हल्का मुस्कुरा उठी। अब और कोई गड़बड़ बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी वो। वैसे मिस्टर विक्रमादित्य, आपकी वाइफ बिल्कुल कॉलेज गोइंग लगती हैं। बात थी या टॉन्ट पर गोलू का दिमाग घूमा। आप सही कह रही हैं, एक दो लोगों ने इन पर केस भी कर दिया है नाबालिग से शादी करने के अपराध में। वो तो मैं अपना आधार कार्ड लेकर चलती हूँ तो ये बच गए।
वो ऐसे बोली कि काव्या कुछ झेंप सी उठी और अपनी बीबी की हाजिर जवाबी से विक्रमादित्य हल्का मुस्कुरा उठे। तो आप लोग टाइम स्पेंड कीजिए साथ में, मैं चलती हूँ, आपसे कल मिलती हूँ मिस्टर रंधावा। आज का तो काम लगभग हो ही गया है। काव्या एक नज़र दोबारा गोलू पर डाल गाड़ी की तरफ घूम गई। मेरी कमर छोड़िए अभी, मैं घर जा रही हूँ अब, वो काव्या के साथे ही बोली। वैसे आप कुछ काम से आई थी यहाँ? वो नज़र इधर उधर डाल अपने वर्दीधारी सेवकों को ना जाने क्या इशारा कर उसे कमर से पकड़ गाड़ी का दरवाज़ा खोल उसमें उसे बिठाकर बोले, मैं खुद चली जाऊंगी, रात हो रही है, मैं छोड़ दूंगा आपको घर। वो उसके पास बैठ गेट लॉक कर बोले। गाड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। गाड़ी क्या जुबा ही थी, बाहर से उलट एकदम शांति का माहौल, सामने ड्राइवर सीट और पीछे की सीट से बंद डैशबोर्ड, बेहद हल्की ब्लू लाइट। आपने बताया नहीं, वो गोलू की तरफ मुड़कर कोट निकाल कर साइड में रखते हुए बोले। उनसे आती हुई वो धीमी महक कुछ तेज हो उठी। वो वाइट शर्ट उनके वजूद को और कातिल करने लगी और ऊपर से वो अपनी बातों, नज़रों और करीबी बढ़ा सिर्फ उसे उकसा ही रहे थे। मतलब अगर वो लड़का होती तो पक्का अब तक वो कोरे तो ना बैठे होते, पर अभी के लिए फिर लड़की होकर भी उसका दिमाग खराब हो रहा था। मतलब यार फीलिंग तो सेम ही होती है, पर फिलहाल गोलू माता अभी सन्यासिनी और अखंड अनरोमांटिक थी, तो खा जाने वाली ही नज़रों से उन्हें देख रही थी। आपकी हर बात इतने करीब से क्यों शुरू होती है? और ऊपर की ये बटन बंद कीजिए ज़रा, मतलब हद है, मूड में ही रहते हैं हर समय, गोलू झल्ला कर बोली। तो वो हल्का सा मुस्कुराए। कैसे कहें कि छू लेने से सिर्फ जिस्म की ज़रूरतें ही नहीं पूरी होती, कभी कभी रूह की भी पूरी हो जाती है। एक तो हक, दूसरा उसका यूं बेपरवाह होना जान लेता है उनकी। वो ढलती हुई रात और ठंड की बढ़ती हुई तासीर, 2 दिन हो गए थे उन्हें उससे मिले हुए। चाहते थे बहुत कि वो उसके पास चले जाएं, बस कुछ कदम रुके, बस खुद की मोहब्बत की आजमाइश के लिए, और वो खरी ही निकली। वो एकदम से उड़ती हवाओं सी उनके करीब आकर खड़ी हुई थी। आज एकदम से समझ चुके थे विक्रमादित्य कि उनकी बीबी जिद्दी स्वाभिमानी जरूर है, पर जानती है वो ये बात कि वो उनकी बीबी है, सिर्फ उनकी। उस दिन के लिए अब भी नाराज हैं। वो गहरी आवाज़ गाड़ी में बिखरी हुई शांति में और गहरी लगी थी गोलू को। नहीं, वो धीरे से बोली, शायद आज की तन्हाई उस दिन की यादों को जिस्म के पोर पोर पर फिर से महका गई थी। एक बार अपने घर चलें, वो ना जाने किस एहसास से बोले। शायद उन्हें ना की उम्मीद थी, पर वो कहीं गुम सी हो गई थी, तो अनजाने ही सर हिला दिया। वो बोली तो उनकी आंखों की चमक बढ़ सी गई। गाड़ी जब एक बेहद हल्की रोशनी और धुंध के बीच नहाए हुए उस बेहद खूबसूरत से घर के आगे आकर रुकी, तो वो झटके से उनकी तरफ मुड़ी। ये मेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है मिसेज रंधावा, विक्रमादित्य उलझे हुए बोले। हाँ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? नहीं आना चाहती मैं यहाँ, वो एकदम कांप कर बोली, जैसे कोई पाप करने वाली हो वो। शांत हो जाइए, आज मैंने आपसे पूछा था और आपने हाँ कहा था, और वैसे भी बस थोड़ी देर के लिए चलिए, फिर मैं आपको घर छोड़ दूँगा। नहीं, कभी नहीं, ये घर, ये पैसा चुभता है मुझे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे वहाँ भेज दीजिए। वो एकदम से गाड़ी से बाहर निकल आई, जैसे सांस रुक रही हो उसकी। कोई फिल्म आंखों के सामने घूमी, कैसे इसी पैसों की चमक गिनवाई गई थी उसके पापा को, कैसे वो बेबसी से चुपचाप खड़े थे, और उनका वो निष्प्राण चेहरा। नहीं नहीं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिसेस रंधावा, विक्रमादित्य जल्दी से उसके पीछे आए। अब सिर्फ वो दोनों ही वहाँ थे, बाकी सभी गार्ड उनके इशारे से वहाँ से निकल गए थे। ठंडी कोहरे भरी रात, वो दिल चुराने सी शांति, वो यूं ही तड़प कर उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ उस शर्ट में बाहर खड़े थे। गोलू ने लाल हुई आंखों से उनकी तरफ देखा, उनका दिल थम सा गया। उनकी जिंदगी जैसी बीबी इस रूप में वो कल्पना भी नहीं करते थे इस बात की। चले क्यों नहीं चाहते, क्यों मेरे सर पर बैठे हैं? जीना हराम कर दिया है आपने मेरा, गोलू चिल्लाई। आप यहाँ नहीं रहना चाहती, नहीं अंदर जाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको वापस ले चलता हूँ। वो हौले से उसकी बाजुओं को पकड़ खुद के करीब लाकर बोले, बिना किसी झुझलाहट के। गोलू ने ध्यान से उस आदमी को देखा जो अभी उसके सामने खड़ा था। है कोई झुझलाहट इसमें? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। कोई तो बात होती जो वो खुद को उनके साथ गलत करने के लिए खुद को जस्टिफाई करती। मिस्टर रंधावा, वो कशिश से उनसे थमी हुई बोली,
हाँ अलग, बोलिए ना। वो पहली बार यूं उसके नाम से बोले। उसका यूं बोलना उन्हें पागल कर चुका था। मुझे आपसे शिकायत नहीं है, पर मैं आपके साथ नहीं रह सकती। क्यों जुड़े हैं मुझसे? क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? आप जानते हैं बहुत तकलीफ़ होती है मुझे जब मैं आपके साथ गलत करती हूँ। पर मैं क्या करूँ? ये आपकी जीवन भर की कमाई मुझे मेरे पापा की कातिल लगती है। और अगर आप छोड़ भी दें ये सब मेरे लिए, तो भी मैं नहीं रह पाऊँगी आपके साथ इस गिल्ट में कि आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी मेहनत गँवा दी है। बोलते हुए कहीं जमे हुए आंसू फिसल कर उसकी आंखों में आ गए। जानते हैं हम कि बहुत प्यार करती हैं आप अपने पापा से, और ये भी कि किसी के साथ गलत आप नहीं कर सकती, और आप गलत कर भी नहीं रही हैं। मैंने कभी आपसे कोई शिकायत की है क्या? यही तो प्रॉब्लम है कि आप शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं करते मिस्टर रंधावा? दिया ही क्या है मैंने आपको? सब कुछ। वो एक लफ्ज़ में उसके लाल हुए चेहरे को हाथों में भरकर बोले। सब कुछ अलग, ऐसे ही रहने दीजिए ना। याद है ना, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आप बस मेरा नाम खुद से अलग कभी मत करना। तो बस वो ही कभी अलग मत करना। बाकी जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मुझे सब मंजूर है अलग। हटिए आप। गोलू थकी सी उनके सीने पर अपने हाथ रख उन्हें पीछे कर बोली, और वो हमेशा की तरह टस से मस ना हुए। मुझसे अलग होने की बात मत किया करें आप। वो ऐसे ही उसे सीने से लगाकर उसके बालों को चूम कर बोले। हटिए। वो खुलकर रो पड़ी उन्हें सुनकर। रोना बंद कीजिए अलग। नहीं जाना है तो मत जाइए अंदर। मुझे गिल्ट में ले जाकर किसी दिन गड्ढे में गाड़ देना है आप, इतना अच्छा बनकर। मैं राक्षस और आप देवता तो वैसे भी हैं मेरी माँ के नज़र में। वो अनजाने ही उनके सीने से लगी रोकर बोली, और उन्होंने कसकर उसे सीने से लगा लिया। माहौल रुमानी हुआ। भीगी हुई ठंड से रात, सामने घर से आ रही धीमी धीमी रोशनी, हल्की सी सिहरन देती हवा, और हर रंग के फूलों से सजा हुआ वो यार्ड, और उनके सीने में छिपी हुई पूरी तरीके से वो मोहब्बत समाई हो जैसे वक्त में। कुछ देर यूं ही रहने के बाद गोलू कुछ संभली और झिझक कर उनसे दूर होने को हुई, पर उन्होंने ऐसा होने ना दिया। मिस्टर रंधावा, छोड़िए मुझे। वो हौले से खुद से अलग कर उसे देख बोले। रोई रोई सी आंखें और सुंदर बना रही थी वो उसे, और उस पर उसका कुछ झिझकना। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर चलिए। वो गाड़ी की तरफ मुड़कर बोली ही थी कि उन्होंने पीछे से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो लहराकर फिर उनके सीने से लगी। आंखें हैरानी से उठी ही थी कि उनके आगे के काम से तुरंत ही बोझिल हो उठी। उनके अधर हौलों से उसके अधरों पर थिरक रहे थे। ना जाने कब उस एहसास से बद गोलू की हथेली उनके शर्ट पर कस गई, और उसके ऐसा करते ही वो बेकरार हो उठे, इतना कि गोलू की सांसें रुकने सी हुई। कमर पर रखी उनकी हथेली फिर कसावट ले चुकी थी। एक बार खुलती बंद होती आंखों से उन्हें रोकने के लिए गोलू ने आंखें खोली, तो बस सामने वो लंबी झालरों में बंद उनकी आंखें, बिखरे भीगे हुए बाल और लाल होता चेहरा ही उसे दिखाई दिया। वो होश में अभी थे ही कहाँ। वो रुके नहीं, और गोलू ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया, और जब उसकी धीमी सांसें समझ वो हल्का सा खुद अलग हुए, तो वो तुरंत एक्शन में आई। बस मैं मर जाऊंगी, हद है, सांसें तो छोड़ो। खून खींच लेंगे क्या आप मेरा? ऊपर से मेरी कमर से आपकी क्या दुश्मनी है? गोलू चिल्लाई, और फिर दूसरे ही पल बड़ी लंबी सांसों के साथ कमर पकड़ एक बार जोर से बोली। टूट गई आज पक्का। गोलू बोली तो वो झट से आगे बढ़े। ज़्यादा तेज हो गया? वो उतने ही प्यार से बोले। पीछे रहिए आप। बोलते हैं तो लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आपसे अच्छा कोई नहीं। अरे कर्म देखे हैं अपने। किसी भी लड़की के साथ आप ऐसा करें तो पक्का वो अब तक तो परलोक सिधार जाए। पर मैं तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा क्यों करूँगा, और आपके साथ करता हूँ तो आप बीबी हैं मेरी। वो उतने ही शांति से बोले। हाँ तो मार दो मुझे, स्वर्ग पहुँचा दो मुझे। पता नहीं क्या हो जाता था गोलू को हर रोमांस सीन के बाद। शर्मलाज तो भाड़ में गई, वो फूलन देवी और बन जाती थी। अच्छा ठीक है, बाम लगा दूं? आप यहीं रहिए, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। हाँ, यहाँ खुले में मैं आपको अपनी कमर दिखाती फिरूं। और आपका क्या भरोसा, पता चला बाम के साथ साथ मेरी कमर भी गायब हो गई आपके इन पत्थर जैसे हाथों से। फिर दर्द और कमर एक साथ गायब। वो बोली तो वो हैरानी से अपनी अजूबा बीबी को देखने लगे।
सही बात है, ज़िंदगी बड़ी शांत थी उनकी पहले, तभी तो वो ये तूफ़ान लेकर आए थे अपने जीवन में। अच्छा सुनिए, गाड़ी में बैठिए आप। नहीं, वो ज़िद पर आकर बोली। सोच लीजिए, मुझे आप फिर से मौका दे रही हैं। वो कुछ यूँ बोलें कि उनकी तूफ़ानी बीवी एकदम शांत हुई। होठों पर उनका स्पर्श याद आते ही अनायास आंखें झुक गई उसकी, मोहब्बत के हल्के रंग उसके गालों को लाल कर गए। गोलू जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई और वो धीरे से उसको अपने होठों पर समेटे हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। गोलू घर आई तो ललिता जी उसे दरवाजे पर ही खड़ी मिलूं विद चंगू मंगू। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि वो मारे फिक्र वहां खड़ी थी, वो तो अपने प्यारे दामाद के स्वागत में दरवाजे पर खड़ी थी। कैसे हो बेटा, इसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? और चलो अभी अंदर खाना खाकर ही जाना। और मैं तो कहती हूँ आज यहीं रुक जाओ। मीठी तान छेड़ती हुई ललिता जी उनसे बोले जा रही थी और गोलू उन्हें हैरानी से देख रही थी। ये घर से गायब नहीं थे, मैं घर से गायब थी, मुझसे तो कुछ भी ना पूछा आपने। वो उनके पास आकर धीरे से आंखें तरेर कर उनसे बोली, अपने पति के साथ थी ना तुम? और फिर उसका हाल चाल तो लूंगी ही, कौन सा पलकों पर बिठाया होगा तुमने उसे, सिवाय लड़ने के? वो भी उसी की अदा में बनावटी हंसी हंस बोली और झट से विक्रमादित्य को अंदर ले गई। क्या हुआ गोलू, बुरा लगा? वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन के साथ आकर खड़े हुए और बेहद फिक्र से बोले, सर फोड़ दूंगी तुम दोनों का। जो ऐसी बातें की, तुम दोनों की वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ और मैं जाकर फट पड़ी वहाँ। हमने क्या किया गोले? वो दोनों एक साथ बोले। क्या किया ये पूछो, क्या नहीं किया? ये जो मेरी माता श्री के ऊपर अपने दामाद की शराफत का नकाब चढ़ा हुआ है ना, इन्हें पता नहीं अकेले में इनके इसी दामाद का वश चले तो मुझे खा ले और डकार भी ना ले। आज क्या किया उन्होंने? समीर फिर अम्मा बना। खून खींचा है, मेरी सांस नाक से लेने तक की हिम्मत नहीं बची मुझ में। नोनू तू सच कहती थी, ये आदमी वाकई मुझे किसी दिन व्हील चेयर पर बिठा देगा। किस किया तुझे? नोनू कुछ समझते हुए आंखें फाड़ बोली। उतनी देर से मैं रामायण सुना रही थी क्या, या दिमाग घास खाने गया है तुम दोनों का? अच्छा शांत हो जा गोले, फील मत किया कर, अब इतना तो बनता है यार, और वैसे भी तू उनकी बीबी है, और ऊपर से आज तू लग भी अच्छी रही है। समीर फिर ज्ञान का सागर ज्ञान देते हुए बोला। नोनू इससे क्या, अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाए वरना इसके हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। गोलू खिसियानी सी बोली, फिर पैर पटक अंदर बढ़ी। आ जाओ भूखों, बिना खाना खाए तो मरोगे नहीं घर जाकर, तो आओ ठूस लो। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही पीछे मुड़ गोलू उन दोनों से बोली, जानती थी उसके नमूने ऐसे तो जाएंगे नहीं। तू चलना, नोनू उसे शांत कर बोली तो वो वापस मुड़ गई। वैसे नोनू इसी फीलिंग नहीं आती है क्या किसी भी चीज़ में? समीर कुछ सोच कर बोला। ऐसा नहीं है, ये फीलिंग ही तो है कि ये भूलती नहीं है कुछ, बस समझ नहीं पाती और गुस्सा होने लगती है। जानते हो समीर, कोलू जब भी जिस दिन भी अपना प्यार समझेगी यूं बरसेगी कि सामने वाले को पागल कर देगी। और विक्रम सर तो वैसे भी पागल हैं इसके लिए, तो उनका तब क्या होगा जाने। समीर उसके कंधे पर हाथ रख स्टाइल से बोला। अच्छा तुझे कैसे पता? बस पता है, और सिर्फ पता ही नहीं दिखता भी है। कभी उनकी आंखें देखी है कैसे चमक सी जाती है इस गोले को देखकर? आज गोलू की आंखें देखी थी तूने, कैसी जलन सी दिख रही थी उनमें। नोनू बात आगे बढ़ाकर बोली। बस भगवान करे सब ठीक हो जाए, समीर हौले से बोला तो नोनू प्यार से उसके सीने से लग गई। उम्मीद के मुताबिक समीर और नोनू 1 घंटा खाना खाकर फिर सर खाकर घर पधारे। बस ललिता देवी ने अपने परम प्रिय दामाद को हिलने नहीं दिया, रात काफ़ी हो जाने का वास्ता देकर। और वो खुद भी तो यही चाहते थे, और गोलू का दिमाग फटने की हद तक खराब हुआ। मतलब आजकल जितना उनके एहसासों से वो बचती, उसकी माँ उसे उतना धर्म संकट में फंसा देती। अभी गोलू अपने रूम में इधर से उधर हो रही थी और नीचे उसकी माँ बातों की मिठाई बना रही थी। कुछ देर बाद गोलू जाकर सीधा तिल मिलाकर मुँह से चादर ओढ़ बेड पर फैल गई। आंखें बंद करते ही वो उनका स्पर्श उसके होठों पर सिमट आया। धीमी सांसों में जैसे उनकी खुशबू सी महसूस हुई उसे। खाली फूलन देवी तो वो तैस में बन जाती है, पर कहाँ उनका स्पर्श उसे तकलीफ देता है, सोचकर ही वो कंफ्यूज सी हो जाती कि कमर में हल्का दर्द उसे मीठा सा क्यों लगता है। अधरों पर अंदर की तरफ आई हल्की लालिमा उसे मीठी सी चुभन सी लगती है, जैसे खाना खाते हुए पहला बाइट उसके होठों पर एक जलन सा लगा था। तो उसने झट से पानी उठाकर उन्हें सामने बैठे देखा था।
जो बेहद आराम से ललिता जी से कुछ कहते हुए धीरे धीरे उन्हें गुलाबी होठों के बीच चम्मच रख रहे थे। गोलू एक पल को नजर भर देख सिहर उठी थी उन्हें। नादान सी वो कहाँ समझ पाई थी, मोहब्बत ऐसी ही तो होती है। प्रेम बोलकर दस्तक नहीं देता, वो तो धीमी सी महकती हवाओं सा दिल की बंद खिड़की दरवाजों की दराजों से निकल कर धड़कन सा बन जाता है। अभी उस एहसास से वो दो चार हो ही रही थी कि अचानक उठकर कुछ याद आते ही वो बाथरूम की तरफ उठकर भागी। फिर वापस आई, पूरी अलमारी चेक की, फिर बेड के गद्दे के नीचे चेक किया। फिर अचानक दिमाग में कुछ कौंधा। वो यही लेने तो सब्जी के खरीदने के बाद जाने वाली थी। उसी टाइम ट्विंकल ट्विंकल खेलने लगी थी उन लौह पुरुष और उस लंबी टांगों को देखकर। मम्मी, वो वहीं से चिल्लाई, पर मजाल है ललिता जी के कानों पर जू भी रेंगी हो। वो दनदनाती हुई नीचे आई, जहां अभी वो कमरे की तरफ जा ही रही थी। अब मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती आपको? गोलू ललिता जी के आगे आकर खड़ी हुई। क्या है? देख गोलू, तूने अपने पापा की कसम खाई थी तो तुझे दामाद जी को अपने कमरे में लिटाना होगा। वो अभी बाहर कार से अपना कुछ सामान लेने गए हैं और ये चिल्ला कर तू मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे माँ। अच्छा तो फिर तू क्यों चिल्ला रही थी? आपके पास सैनिटरी पैड है? वो सामने दरवाजे की तरफ देख धीरे से बोली। नहीं, मेरे पास कहाँ से होंगे? जानती है ना, मेरा मोनोपाज 2 साल पहले ही हो गया है। और तुम तो ले आती हो पहले से ही। आपका ये सुनहरे घोड़े पर सवार जो राजकुमार रूपी दामाद है ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। आपने तो मेरा कुछ पूछा ही नहीं, तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि ये श्री रामचंद्र रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम मुझे फिर कुछ और सोचने ही कहाँ देते हैं जब ये मेरे सर पर सवार होते हैं। हाँ तो पति है वो तेरा, और सारे पति ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ज्ञान रूपी माता श्री, और कोई ज्ञान नहीं? तो फिर कुछ सोचो, वरना नोनू से मांग। आपको क्या लगता है सोचा नहीं मैंने? वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। तो कोई सूती साफ कपड़ा दूँ? पागल हो गई हैं? पूरी रात मैं कपड़ा कपड़ा खेलूंगी? जानती है ना हाई फ्लो होता है मुझे। अरे हाँ, फिर इतना साफ कपड़ा भी तो कहाँ है घर में? ललिता जी अफसोस से बोली। भूखे नंगे नहीं हैं हम माताश्री जो इतना अफसोस कर रही हैं। पता नहीं था कि इस बात के लिए आप इतनी कंगालों वाली बातें बोलेंगी, वरना दुकान पर जाते ही बोलती भाई साहब ऐसे कपड़े दिखाना जो फटने के बाद पैड बनाने के काम आए। हमें फैक्ट्री डालनी है। ज़्यादा तेवर मत दिखा, अभी के लिए कुछ सोच, और अगर लड़ने में ही टाइम वेस्ट करना है तो फिर करो। ललिता जी मुँह बनाकर बोली। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ, पास वाली मेडिकल शॉप खुली होगी अभी, वो प्यार से बोली। आखिर बेटी और माँ का इस वक्त का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। नहीं, आप मत जाओ, आपको ठंड में घुटने जाम हो जाते हैं और फिर दिन भर गर्म तेल लिए घूमती हैं, मैं ही चली जाऊंगी। पर गोलू तू कैसे बेटा, कहीं आते जाते फ्लो ज़्यादा हो गया तो? वो चिंता से बोली। तो आपके दामाद है ना, उन्हें भेज दूंगी। चुप कर, माँ के सामने ऐसी बात, ये तो तुम दोनों की प्राइवेट बात है, वो झेप कर बोली। ये दोगली बातें ना किया करो आप, पूरी दुनिया को पता है, फिर भी छिपाना सबको है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बोल दे, वैसे भी पति है वो तेरा, अब उसे तो वैसे भी सब पता होगा। पर गोलू तू बोल देगी ना बेटा, शर्म वर्म नहीं आएगी तुझे? ललिता जी कुछ सोचकर फिर बोली। मुझे शर्माते हुए कभी देखा है आपने? नहीं, वो सर हिलाकर बोली। फिर अब जाइए आराम कीजिए, वो अदा से बोली, बिना ये जाने हुए कि रानी लक्ष्मीबाई वाला ये रूप उनके सामने टिक भी पाएगा कि नहीं। खैर फिर ये भी देख ही लेते हैं, आप भी और मैं भी। और लक्ष्मीबाई की हिम्मत अचानक भर भरा कर गिर पड़ी जब वो जल्दी से उनके पास आई। वो अभी भी बस रूम में आकर सिंह से मंगवाए हुए कपड़े चेंज कर उसके बेड पर झुके हुए लैपटॉप पर के ईमेल चेक कर रहे थे। अभी वो वी नेक ग्रे टी शर्ट ब्लैक ट्राउजर में कुछ अलग ही रुख लिए हुए थे। सुनिए, गोलू हाथ बांध पीछे खड़ी हिम्मत बांध बोली। आप मुझसे कह रही हैं? वो हल्का सा मुड़े, अपनी राक्षस रूपी आवाज़ के लिए मशहूर बीबी की अप्सराओं वाली आवाज़ से अब हैरानी तो होनी ही थी। कोई और है कमरे में? नहीं, वो पूरी तरीके से उसकी तरफ मुड़कर पॉकेट में हाथ डाले खड़े होकर शांति से बोले। मुझे कुछ काम था आपसे। कहिए, वो उसके चेहरे के उड़े हुए रंगों को देख शांति से बोले। वो मैं कह रही थी कि मैं वो बोलने की कोशिश में जब सफल नहीं हुई तो उसने अपना सर पकड़ा और घूम कर कमरे का एक चक्कर लगाया, फिर दोबारा उनके आगे आकर खड़ी हुई। पहले आप मुझे देखना बंद कीजिए, आधी बात तो इंसान ऐसे ही भूल जाए।
बात बताएंगी आप? उसके बाद मुझे कुछ मेल चेक करने हैं। अच्छा, उतर गया पति बनने का भूत? अभी तक तो आप तुम दिन कहोगी तो मैं दिन कहूँगा, तुम रात कहोगी तो मैं सो जाऊँगा बने हुए थे। और आज जब मैं कुछ बात करने आई हूँ तो आपको काम करना है। फिलहाल गोलू माता पत्नी रूपी अस्त्र के साथ अपने पीरियड मूड स्विंग को भी अपने अस्त्रों में शामिल कर चुकी थी। हो गया आपका? अब बताएंगी क्या कहने आई थी? विक्रमादित्य गहरी सांस लेकर उसके करीब बढ़ चुके थे। उन्होंने प्यार से उसके बालों को सवार उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर पूछा। अच्छी लगती थी वो उन्हें यूं लड़ते हुए, उसके लफ्ज़ों की कमी वो जो पूरा कर देती थी। वो मैं कह रही थी, उनके इसकी गर्माहट भरे स्पर्श उसे शांत कर जाते थे। आप चले जाएंगे पास वाली मेडिकल की दुकान तक? वो आवाज़ का धीमापन, एक हल्की सी झिझक उसके शब्दों में घुल सी गई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कुछ परेशान से तुरंत उसका माथा छूकर बोले। मैं ठीक हूँ, बस आज मैं लाना वो भूल गई थी। क्या लाना भूल गई थी आप? वो उलझे हुए से बोले। वो मैं, आप समझिए ना, वो मासूमियत से बोली। उफ, जान लेने लगती थी वो यूं कभी कभी बोलकर। क्या? आवाज़ मदहोश सी हुई उनकी और वो धीरे से उसके होठों की तरफ झुके। ये सब बाद में, पहले आप मेरे लिए जाकर सैनिटरी खरीद लाइए, मैं लाना भूल गई थी। ज़्यादा देर मत करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। वो उनके यूं झुकते ही एक सांस में बोल गई और कसकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कुछ एहसास ना पाकर जब उसने आंखें खोली तो वो यहाँ थे ही नहीं। अजीब आदमी हैं, आने जाने का कुछ बताते ही नहीं है, वो मुंह बनाकर बोली और पैर पटकती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अगले 10 मिनट बाद वो फिर कमरे में थे और जैसे ही वो आए थे उस टाइम तो गोलू ने ध्यान से सिर्फ उनसे एक पैक लेकर अपना काम निपटाया, पर जब वो दोबारा रूम में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब डेली 12 बजे पार्ट आएगा तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर आपके सामने हाइप का आइकन आता है तो उसे भी प्रेस कीजिए। यार, कमेंट करने में आप लोग कंजूसी मत किया कीजिए, कम से कम पता तो चले कहानी आप लोगों के दिल तक पहुंच रही है या नहीं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा भर भर कर कमेंट करिएगा। उम्मीद करती हूँ राइटर साहिबा ने लेखनी में शब्दों के जितने भी मोती पिरोए हैं आप लोगों के दिल तक पहुँच रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।